देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो अपनी पत्नी को कंट्रोल में करके रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे पहली रात को ही समझा देना कि इस घर में केवल मेरी ही चलती है। प्रभा जी अपने बेटे किशोर को समझाते हुए बोली। तो किशोर हैरानी से बोला, माँ तुम मेरी शादी करवा रही हो या किसी को कंट्रोल में करने की ट्रेनिंग दे रही हो? सिया भी इंसान है, उसके भी अपने सोच विचार होंगे। इतने सालों तक उसने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होगी, तो मैं उसे कंट्रोल में कैसे कर सकता हूँ? तब प्रभा जी मुंह बनाते हुए बोली, बस इसी बात से मुझे घबराहट होती है। तू इतना सीधा साधा है, कोई भी लड़की आएगी तो तुझे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने लगेगी। किशोर झुंझुलाते हुए बोला, तो इतना इतना ही डर लग रहा है तो मेरी शादी क्यों करवा रही हो? तुम कहो तो हम यह रिश्ता तोड़ देते हैं। प्रभा जी गुस्से से आंखें तरेरते हुए बोली, सब कुछ तय होने के बाद रिश्ता तोड़कर मेरी जगहसाई करवाना चाहते हो क्या? चुपचाप जितना कह रही हूँ उतना सुन लो। घर की बहू को थोड़ा एडजस्ट करके जीना ही पड़ता है और पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज रहेगा रहेगा कि तुम इस घर के नियम अपनी पत्नी को ठीक से समझा दो, वरना मैं तो हूँ ही। किशोर कहने लगा, मुझे तो अब सिया के लिए ही अजीब लग रहा है। उसने तो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कितने सपने सजाए होंगे, लेकिन तुम्हारे इरादों को जानकर तो सच में मुझे शादी करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। इतना कहकर वह दुखी मन से अपने कमरे में चला गया। तो प्रभा जी को लगा कि कहीं बेटा शादी से इनकार न कर दे। थोड़ी देर बाद वह उसके कमरे में गई। किशोर दुखी मन से बिस्तर पर बैठा हुआ था। तब वह उसके पास बैठ गई और कहने लगी, तू चिंता मत कर, मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, मुझे किसी को कंट्रोल में थोड़ी ना रखना है। लेकिन बहू आएगी तो मुझे तो थोड़ी मेरी देखभाल कर ले, घर को अच्छे से संभाल ले, इतनी ही तो उम्मीद लगा रही हूँ मैं। तो उसे प्यार से उसके फर्ज निभाने को बोल देना बस। किशोर ने माँ की हथेली को पकड़ लिया और कहने लगा, माँ पिताजी के गुजरने के बाद हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा हैं। अब सिया भी इस घर में आ जाएगी, हम लोग प्यार से मिलजुल कर रहेंगे। वह तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखेगी? इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस सिया को प्यार देना तो वह भी तुम्हें प्यार ही देगी। इतना कहकर वह माँ से लिपट गया। तो प्रभा जी मन ही मन सोचने लगी, एक बार बहू को आने तो दो, फिर मैं उसे कंट्रोल में रखूंगी। तुझसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। किशोर को समझ नहीं आया कि उसकी माँ इतनी जल्दी अपनी बात से पलट क्यों रही है। उसे लगा कि उसकी माँ को भी नए सदस्य को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है और शादी के बाद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिया जब बहू बनकर घर में आई तो एक सप्ताह तक उसकी सास ने कुछ नहीं कहा। किशोर को भी लगा कि सास बहू दोनों प्यार से मिलजुल कर रहेंगी, लेकिन एक सप्ताह के बाद धीरे धीरे प्रभा जी अपने असली रंग में आने लगी थीं। सिया के लिए उन्होंने कई तरह के नियम बना दिए, जैसे कि सुबह सवेरे वह नहाकर ही किचन में जाएगी। पूरे घर वालों के खाना खाना खाने के बाद ही उसे खाना खाने को मिलेगा। रसोई में एक भी जूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। जैसे ही बर्तन जूठा हो उसे धो धो डाले। रात को पूरी रसोई समेटकर सारे बर्तन धोकर ही सोना है। बचा हुआ खाना हर समय बहू ही खाएगी। धीरे धीरे सिया इन नियमों में उलझती चली गई और उसका दम घुटने लगा। जब उसने किशोर से इस मामले में बात की तो किशोर माँ के पास गया और कहने लगा, माँ तुमने तो कहा था कि तुम बहू को कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करोगी। तब प्रभा जी गुस्से में बोली, मैं तुझे कुछ थोड़ी बोल रही हूँ। तू सास बहू के मामले से दूर रह, या मेरे और बहू के बीच की बात है। मैंने उसे प्यार से कुछ करने के लिए कह दिया तो वह तुझसे मेरी शिकायत कर रही है। तो क्या तू कहीं का जज है जो बीच में आकर फैसला सुनाने की कोशिश करने वाला है? चुपचाप अपने काम से काम रखा और हम दोनों सास बहू को हमारे हाल पर छोड़ दे। किशोर को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने भी तय कर लिया कि वह अपनी माँ को सबक सिखाकर रहेगा। घर परिवार में गलत होते देखकर आखिर कोई चुप कैसे रह सकता है। धीरे धीरे दिन बीते। एक दिन शाम को जब किशोर ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि सिया काफ़ी उदास थी। वह किचन में गया और पूछने लगा तो सिया रो पड़ी और कहने लगी, मेरे पापा की तबीयत खराब है, मम्मी जी मुझे मायके जाने से रोक रही हैं। तभी प्रभा जी जो रसोई के बाहर ही कान लगाकर खड़ी थी, वह झट से रसोई के भीतर आई और गुस्से में कहने लगी, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। जब मैंने कह दिया कि तू मायके नहीं जा सकती तो मेरे बेटे से कुछ भी कहने की क्या ज़रूरत है?
सिया ने उम्मीद भरी नज़रों से किशोर की ओर देखा और कि वह कुछ बोले, लेकिन किशोर एकदम से चुप रह गया। उसे चुप देखकर सिया बोली, किशोर तुम मम्मी जी को कुछ नहीं बोलोगी? तुम इन्हें समझाओ ना कि मुझे मायके जाने दें। लेकिन किशोर सर झुकाकर खड़ा हो गया। तो प्रभा जी को लगा मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। मैं अहंकार भरे शब्दों में बोली, मेरा बेटा हमारे बीच में कुछ नहीं बोलेगा। बहू इस घर में मेरी ही चलेगी और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। क्यों किशोर, तुम्हें कुछ कहना है क्या? किशोर ने चुपचाप इनकार में गर्दन हिला दी। यह देखकर सिया को बहुत तकलीफ हुई। पीड़ा के मारे उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह बस यही सोचने लगी, आखिर मेरा पति मेरे लिए अपनी माँ के सामने क्यों नहीं बोल रहा है। उसे किशोर पर बहुत गुस्सा आया आया था कि उसके मन में बस यही चल रहा था कि क्या किशोर का प्यार केवल बंद कमरे तक ही सीमित है। वह अपनी माँ की गलत बातों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। यह अन्याय देखकर उसका मन विलाप करने लगा। रात को उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। एकांत में जब किशोर ने उसके उदास चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा तो सिया छिटक कर दूर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम में गलत के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। तुम बस बंद कमरे में ही प्यार जता सकते हो। तो किशोर कहने लगा, मुझे भी माँ की बात का बहुत बुरा लगा है और केवल मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मायके जाना है तो तुम सुबह सवेरे मायके जाने के लिए माँ के सामने ही निकलना। तुम्हें उनका लिहाज करके पूछना था, तुमने पूछ लिया। उन्होंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी तो क्या तुम अपने मायके नहीं जाओगी? यह सुनकर सिया हैरानी से किशोर की ओर देखने लगी। तो किशोर कहने लगा, तुम बस तैयारी करो और सुबह निकल जाओ, आगे मैं देखता हूँ। पति की बात सुनकर सिया को थोड़ी राहत मिली और वह प्यार से उसके गले से लग गई। उसने रात में ही अपने कुछ कपड़े वगैरह पैक कर लिए थे। सुबह सवेरे उसकी सास पूजा करने के बाद चाय के इंतजार में हाल में सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रही थी। तभी सिया अपना बैग लेकर बाहर निकली। बैग के साथ देखकर प्रभा जी पूछने लगी, कहाँ चल दी सुबह सवेरे? तो सिया ठोस शब्दों में बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ। यह सुनकर प्रभा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह कहने लगी, जब मैंने मना कर दिया है तो तू कहाँ जा रही है? फिर वह पास ही सोफे पर बैठे किशोर की ओर देखते हुए बोली, बेटा तो अपनी पत्नी को कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरे मना करने के बावजूद यह महारानी अपना बैग पैक करके मायके के लिए निकल रही है। तब किशोर धीरे से बोला, माँ कल जब मैंने आपको कुछ नहीं बोला तो आज अपनी पत्नी को क्यों बोलूँ? वैसे भी आपने मुझे अच्छे से समझा दिया है कि मुझे घर के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। या तो आप दोनों सास बहू के बीच की बात है ना, तो आप आपस में बातें करिए, मैं तो बस चुपचाप बैठा देखता ही रहूँगा। मुझे इस घर में गलत के खिलाफ कुछ बोलने की आज़ादी ही कहाँ है। प्रभा जी गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, ये तू क्या बकवास कर रहा है? किशोर भी दुगनी तेज आवाज़ में बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आपने कितनी ही बार मेरी पत्नी के साथ गलत किया, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोल सका। तो अगर मेरी पत्नी अपने मन से कुछ भी कर रही है तो मैं उसे भी कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपके पिताजी बीमार होते और आपको मायके जाने से रोका जाता तो आपको कैसा लगता? कभी सोचा है? नहीं ना, क्योंकि आपके साथ तो यह सब हुआ ही नहीं। तो फिर जब मेरी पत्नी के साथ गलत हो रहा है तो वह तो विरोध करेगी ही ना, और उसका विरोध करना मुझे भी कहीं से गलत नहीं लग रहा। या मायके जाना चाहती है तो जाए, मैं से कुछ नहीं बोलने वाला। तब प्रभा जी गुस्से से बोली, तो इसे मैं अपने घर में वापस नहीं आने दूंगी। किशोर खड़ा होते हुए बोला, तो ठीक है, मैं अपनी पत्नी के रहने की व्यवस्था कहीं और कर लूँगा और मैं भी उसके साथ ही रहूँगा, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर किशोर कमरे में चला गया और सिया अपना बैग उठाकर मायके चली गई। प्रभा जी देखते रह गई। अब इसके आगे कोई कठोर कदम उठाने की उनमें हिम्मत नहीं थी और ना ही वह बहू के खिलाफ कुछ कर पा रही थी। उनके पास केवल जुबान थी और वह अपनी जुबान चलाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। सिया ने ठान लिया था कि अब उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगी और सास की कड़वी बातों को नज़रअंदाज करेगी। उसके बाद जब प्रिया घर आई तो भी तानों और गालियों की रफ्तार बढ़ गई थी, लेकिन सिया अब अपने आप में ही मस्त रहती थी कि बहू पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उनके सारे बार खाली पड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे वह भी शांत होती चली गई, लेकिन भीतर से वह बहुत बेचैन थी कि अब वह बहू को परेशान नहीं कर पा रही। मगर सिया खुश थी कि किसी भी भारी प्रकार का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। दोस्तों, औरत चाहे बहू बने या बेटी, उसे दबाकर नहीं रखा जा सकता। अगर वह चुप रहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास हिम्मत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।